प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगें। पहले हम इनके बारे में ये जानेंगे कि इनकी इस शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई और किस कारण ये आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1831 में फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था, जिसमें कहा था यदि किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, परिवर्तित यदि होता है तो क्या पैदा कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। ठीक है। इस आधार पर 1964 में मैक्सवेल ने भी सोचा कि ये जो चीज है, विद्युत क्षेत्र यदि परिवर्तित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी चीज को सिद्ध करते हुए मैक्सवेल ने 4 समीकरण दी, जिन्हें मैक्सवेल के समीकरण कहा जाता है, और वहीं से विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति हुई या कारण जो उत्पन्न हुआ, जो उन्होंने खोज की। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगें कब पैदा होती हैं, जब कोई आवेश, गतिमान आवेश क्या करता है, दोलन करने लग जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आपको, माना ये है 3 डायमेंशनल ये, तो यदि हमारी विद्युत क्षेत्र इधर है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत होता है। ये नहीं चल रहा, उसके लंबवत होता है, मतलब ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी बात, वो संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब ये पैदा कब होती है मैक्सवेल के अनुसार? मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई आवेश दोलन करता है, तो आवेश जब दोलन करता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, त्वरित गति हो जाती है, और जो भी त्वरित आवेश होगा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जैसे जैसे आवेश की गति परिवर्तित होती है, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होता है। तो वह चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्तित हो रहा है, वह क्या करता है, फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, वो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, समान कला में होते हैं, और उसी आवृत्ति के होते हैं जिस आवृत्ति से जो हमारा जो आवेश है वह दोलन करने लग जाता है। ये चीज आपकी समझ में आ गई कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले जो प्रथम धारणा एक तरह से है, वो है हमारे पास विस्थापन धारा। सबसे पहला है विस्थापन धारा, जिसे हम यहां पे ID से डिनोट करेंगे। अब इसकी उत्पत्ति के लिए हम सबसे पहले सामान्य बात करें कि यदि किसी चालक में से विद्युत धारा बह रही है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो किससे ज्ञात कर सकते हैं हम, एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, μ0 और I। ये किसी भी परिपथ में हम लगाएं तो हमें इस तरह से वहां का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो होता है वह हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बात सब जगह सर्वमान्य सत्य नहीं है। माना हमने कोई संधारित्र है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, उसको हम आवेशित कर रहे हैं, तो ये धनात्मक आवेश, माना ये ऋणात्मक हो जाए। तो अब यदि हम यही जो परिपथीय नियम है इस पे लगाते हैं, तो हम उसके लिए क्या है, यहाँ क्लोज वाली बात आई, बंद वाली बात आई, तो बंद परिपथियां एक यहाँ पे रखें, एक बंद यहाँ पे रखें। इसे यदि हम S1 मानते हैं और इसको S2 मानते हैं, तो यहाँ पर इस जगह पर हमारा जो एम्पियर का नियम है वो क्या कर रहा है, लागू हो रहा है, तो μ0। और क्योंकि जो यदि ये धारा हम ये माने I, तो ये धारा इसमें से बह रही है, इसलिए उसने उसको आबद्ध कर रखा है, बंद कर रखा है उसके अंदर, तो ये आ गया।
तो यहां पर जो S1 है यहां पर तो आपका परिपथीय नियम लग गया। अब यदि यही हम S2 पे लगाएं तो क्या परिस्थितियां होंगी? हमारे S2 पे लगाने पर देखिए S2 पे यहां पे देखिए B dl S2 पे। अब देखिए म्यू जीरो तो यदि हम लगा सकते हैं, म्यू जीरो म्यू नॉट क्या है? चुंबकशीलता है उसकी। अब देखिए इसमें से कोई विद्युत बह नहीं रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। इस तरह से एक दूसरे का माना ये एक दूसरे का एकदम निकट हैं तो आपके ये दोनों बराबर होंगे S1 BdL और S2 BdL। देखिए ये तीनों समीकरण एक साथ सत्य नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास एम्पियर का ये परिपथीय नियम है वो यहां पर क्या नहीं हो पा रहा है, सही नहीं सिद्ध हो पा रहा है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने संशोधन पेश किया। जो संशोधन ये कहता था कि जो परिवर्ती, देखो हम ये मानते हैं इसमें से विद्युत धारा बहेगी तो जो सामान्य यहां से विद्युत धारा बह रही वो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करती है, पर परिवर्ती जो विद्युत क्षेत्र है वह भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की तरह व्यवहार करता है। तो उसके लिए देखिए अब यहाँ पे क्योंकि विद्युत क्षेत्र होगा तो हम यदि फ्लक्स की बात करें, कौन सी? विद्युत फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे गॉस के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गॉस के नियम से पता है कि जो बंद जो पृष्ठ है उससे होकर जाने वाली विद्युत फ्लक्स उससे बंद जो उस पृष्ठ से आबद्ध आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 होती है। अब देखिए यदि हम इन दोनों को, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की बात आ रही है कि जो फ्लक्स परिवर्तित हो रही है, विद्युत फ्लक्स परिवर्तित हो रही है, विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, वो विद्युत धारा के समतुल्य माना है मैक्सवेल ने। तो हमने इसको क्या किया? d∅e/dt। यहाँ पे भी 1/ε0 dq/dt। यदि हम dq/dt क्या हमें पता है? आवेश प्रवाह की दर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? I। और हम इसको यदि यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन d∅e/dt। और इसी को मैक्सवेल ने क्या कहा है? आपकी विस्थापन धारा। मतलब यहाँ पर भी धारा का वजूद है और वह धारा क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन धारा कहलाती है। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसके बाद मैक्सवेल का जो नियम था वो उन्होंने संशोधित किया। उन्होंने कहा कि वहां एक ही धारा नहीं है, वहां दो धाराएं, एक तो चालन धारा और दूसरी आपकी विस्थापन धारा। इस आधार पर एम्पियर का जो नियम है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम कहा गया, संशोधित किया गया और उसको हम लिख सकते हैं BdL। और यहाँ पे म्यू जीरो, यहाँ पे धाराएं कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हम इनको लिख सकते हैं म्यू जीरो IC और ID को क्या लिखते हैं? ε0 d∅e/dt। तो ये हमारा क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए जो हमारा कहां से सबसे पहली बात यहीं से पता चली कि यहाँ पैदा जो हो रही है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और हमें विस्थापन धारा के बारे में पता चला है।